Hi friends, welcome back to session 5 of our chapter Gorilla in the Guest Room. लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से एन पोंगो के लिए एक वाइफ को ढूंढा गया, उसे उसके केज में पहले तो उसे दूसरे केज में रखा गया, ऑब्जर्व किया गया और फिर धीरे धीरे उस नैंडी को एन पोंगो के केज में रखा गया और बाकी सब कोई बहुत प्रिपरेशन के साथ ऑब्जर्व कर रहे थे कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए और अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो दे वे प्रिपेयर्ड विथ स्टिक्स एंड नेट्स एंड एवरीथिंग। अब हम लोग देखते हैं आगे क्या हुआ। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पेज 83 पैराग्राफ 2। दिस वॉज द क्रिटिकल मोमेंट द टू गोरिल्लाज एंड आवर सेल्फ वेर फ्रोजन इन टू इमोबिलिटी। ये बहुत क्रिटिकल मोमेंट था जब दोनों को एक ही केज में रखा गया था और नरेटर बोल रहे हम लोग सब भी एकदम फ्रोजन इमोबिलिटी के जैसे वहाँ पर देख रहे थे, जैसे स्टैचू बन के देख रहे थे क्या हो रहा है। टू एनी स्पेक्टेटर हु डिड नॉट नो द सर्कमस्टेंसेज वी वुड हैव अपीयर्ड लाइक वन ऑफ द मोर बिजार ऑफ मैडम टिसाड एग्जिबिट्स। बोल रहा है कि कोई स्पेक्युलेटर अगर बाहर से आके हम लोग का कंडीशन को देखे और क्योंकि उसे तो सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन पता नहीं है तो वो हमें देख के ऐसा बोलेगा जैसे कि हम लोग कोई मैडम ट्यूसैड में रखे हुए स्टैचू की तरह बिहेव कर रहे हैं, एकदम मोशनलेस, एकदम स्टैचू के जैसा। देन एन पोंगो स्ट्रेच्ड आउट अ ब्लैक हैंड विथ फिंगर्स लाइक ग्रेट सॉसेजेस, क्लैप्स्ड द वायर एंड रोल्ड हिमसेल्फ केयरफुली टू द ग्राउंड। अब उसके बाद थोड़ा देर बाद क्या ऑब्जर्व करने मिला, एन पोंगो ने अपना हाथ बढ़ाया, ही स्ट्रेच्ड आउट अ ब्लैक हैंड विथ फिंगर्स लाइक ग्रेट सॉसेजेस, और उसका जो फिंगर था वो देखने में सॉसेजेस के जैसा था। क्वेश्चन आता है सर व्हाट इज सॉसेजेस? सॉसेजेस क्या होता है? इट इज अ थिन ट्यूब लाइक केस कंटेनिंग मीट। एक पतला सा डिब्बा होता है ट्यूब के जैसा जिसके अंदर मीट रखा जाता है, तो उसका हाथ देखने में वैसा ही लग रहा था। क्लैप्स द वायर, वायर को पकड़ा, एंड रोल्ड हिमसेल्फ केयरफुली टू द ग्राउंड, और वायर को पकड़ के ग्राउंड में रोल करने लगा। देयर ही पॉज्ड एंड एग्जामिन्ड अ हैंड फुल ऑफ sawdust as though it were the first time that he had ever come across such a commodity। और फिर जब वो रोल कर रहा था ज़मीन पे, तो ज़मीन पे रोल करते करते एक जगह जाके वो पॉज हो गया और वहाँ पर जाके वो एग्जामिन करने लगा कि ज़मीन में क्या रखा हुआ है। ज़मीन में रखा हुआ था सॉडस्ट। सॉडस्ट क्या होता है? लकड़ी का पाउडर। जब लकड़ी को हम लोग छीलते हैं या कुछ करते हैं तो उसका पाउडर निकलता है, वो लकड़ी का जो पाउडर होता है उसे हम सॉडस्ट कहते हैं। तो वहाँ पर सॉडस्ट पूरी तरह से बिछाया हुआ था। तो वो एन पोंगो क्या किया, सॉडस्ट को अपनी हाथों में लिया और उसको एग्जामिन करने लगा, इतना केयरफुली जैसे कि वो लाइफ में पहली बार इसे देख रहा हो। इन अ कैजुअल स्वैगरिंग मैनर ही सॉन्टर्ड इन अ सेमी सर्कल विच टुक हिम क्लोज टू नैंडी। और अब कैजुअल और स्वैगरिंग मैनर, स्वैगरिंग का मैनर का मतलब होता है वॉक इन एरोगेंट और सेल्फ इंपॉर्टेंट वे। जब कोई घमंड के साथ चलता है और दिखाता है मेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं, उस वे को बोलते हैं स्वैगरिंग मैनर। तो वो उसी घमंड और एरोगेंट के साथ चलने लगा। इन अ कैजुअल स्वैगरिंग मैनर ही सॉन्टर्ड इन अ सेमी सर्कल। सॉन्टर्ड मतलब वॉकिंग स्लोली एंड इन अ रिलैक्स्ड मैनर। वो आराम से धीरे धीरे सेमी सर्कल में चलने लगा और चलते चलते नैंडी के बगल में आ गया, विच टुक हिम क्लोज टू नैंडी। एंड देन विदाउट लुकिंग एट हर, और फिर नैंडी को बिना देखे, बट विथ द अटमोस्ट स्पीड, बट बहुत स्पीड के साथ, ही रीच्ड आउट अ लॉन्ग पावरफुल आर्म, ग्रिप्ड अ हैंडफुल ऑफ हर हेयर एंड पुल्ड इट। अब वो क्या किया, बदमाशी से हाथ को आगे किया, नैंडी का जो बॉडी का हेयर था उसको फटाक से पकड़ के टान दिया, एंड पुल्ड इट, एंड देन हरीड अलोंग द पेरीमीटर ऑफ द केज एज दो नथिंग हैपेंड। और उसका बाल को टान के फटाक से दूसरी तरफ भाग गया, इस तरह जैसे कुछ किया ही ना हो। होता है ना, कितना बार अपने बदमाशी से किसी को चुटी काट के भाग जाते हैं, बाल टान के भाग जाते हैं, वैसे ही वो भी बदमाशी से उस नंदी का गया, फटाक से बाल टाना और भाग गया दूसरी तरफ, और इस तरह से एक्टिंग कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नैंडी by nature has always been
and I fear will always be a little slow in the uptake. अब नैरेटर बोल रहा है नैंडी पहले से भी थोड़ी रिएक्ट करने में स्लो है, और मुझे लगता है और मुझे डर है कि वो हमेशा स्लो ही रहेगी in reacting, a little slow in the uptake, and so N Pongo was some 6 feet away before she realized what had happened. तो इससे पहले कि नैंडी समझ पाती कि क्या हुआ, एन पोंगो ऑलरेडी उसका बाल टान के 6 फीट अवे हो चुका था. बाई देन, और इतने देर के बाद, द बैरिंग ऑफ हर टीथ एंड हर ग्रंट ऑफ इंडिग्नेशन वेर क्वाइट यूजलेस. और इतने देर के बाद रिएक्ट की वो, और रिएक्ट में वो क्या की, शी शोड हर एंगर, बैरिंग ऑफ हर टीथ मतलब गुस्सा दिखाना, एंड हर ग्रंट ऑफ इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन मतलब होता है शी इज एंग्री बिकॉज ऑफ सम वन अनफेयर बिहेवियर, कि उसे ऐसा लग रहा है नैंडी को कि एन पोंगो ने उसके साथ अनफेयरली बिहेव किया, एंड दैट इज वाई शी इज बिहेविंग इंडिग्नेंटली, वेर क्वाइट यूजलेस. पर अब ये सब करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि एन पोंगो को तो जो करना था वो करके भाग गया और दूसरी तरफ पहुंच गया. तो यानी नैंडी को रिएक्ट करने में थोड़ा सा देर हो गया. द फर्स्ट राउंड देयरफॉर वेंट टू एन पोंगो. तो ये जो पहला राउंड ऑफ फाइट था या जो भी था, ये पहला एन पोंगो को गया. बट बिफोर ही कुड गेट exalted views of male superiority, I felt that we should bring up our second line of defense. बोला कि इससे पहले कि एन पोंगो हर राउंड जीत पाता, क्योंकि वो मेल होने के कारण थोड़ा ज़्यादा ताकतवर था, हम लोग नहीं चाहते थे कि हर राउंड एन पोंगो जीते. इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, आई फेल्ट दैट वी शुड ब्रिंग अप आवर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस. तो वो लोग अपने सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस को लेके आए. वी रिमूव्ड द बकेट्स एंड नेट्स एंड प्रोड्यूस्ड 2 large dishes full of succulent selection of fruits. तो उन्होंने जितना भी नेट्स और बकेट्स था वो सबको तो हटा दिया, क्योंकि अब लड़ाई का खतरा थोड़ा उनको लग रहा था कम हो रहा है. वी रिमूव्ड बकेट्स एंड नेट्स, और उसके बदले उन्होंने क्या लाया, एंड प्रोड्यूस्ड 2 large dishes full of succulent selection of fruits. succulent का मतलब होता है juicy and tasty selection of fruits. One was presented to N Pongo and one to Nandi. तो 2 प्लेट लेके आए बड़े बड़े, जिसमें फ्रूट्स रखा हुआ था, जूसी फ्रूट्स. एक एन पोंगो को दिया गया और एक नैंडी को. There was one slight moment of tension. एक slight moment of tension आया when N Pongo, having examined his own plate, decided that possibly Nandi's contained additional delicacies which his lacked, and went off to investigate. अब देखो एन पोंगो को ऐसा लग रहा है कि नैंडी के थाली में ज़्यादा फ्रूट रखा गया है, ज़्यादा डिफरेंट वैरायटी रखा गया है उसके प्लेट से. तो अपने प्लेट को एग्जामिन करने के बाद वो गया नैंडी के प्लेट को एग्जामिन करने के लिए कि कहीं उसे तो ज़्यादा टेस्टी टेस्टी फ्रूट्स नहीं दिया गया है. Nandi, however, still smarting under the indignity of having had her hair pulled, greeted N Pongo's investigation of her plate with such a display of belligerence, belligerence का मतलब angry expression, that N Pongo, being essentially a good-humored and cowardly creature, retreated to his own pile of food. और जब वो इन्वेस्टिगेट करने गया एन पोंगो नैंडी के प्लेट को, नैंडी के पास जाते ही, नैंडी तो पहले से ही गुस्सा में थी क्योंकि उसका बाल टान के भागा था, तो नैंडी हाउएवर स्टिल स्मार्टिंग अंडर द इंडिग्निटी ऑफ हैविंग हर हेयर पुल्ड, ग्रीटेड एन पोंगोज इन्वेस्टिगेशन ऑफ हर प्लेट. तो एन पोंगो के इन्वेस्टिगेशन को उसने ग्रीट किया विथ एंग्री एक्सप्रेशन. इतना गुस्सा वाला चेहरा बनाया नैंडी ने कि एन पोंगो चुपचाप भाग गया, क्योंकि वो थोड़ा गुड ह्यूमर्ड का था और थोड़ा कावर्डली भी था. तो जैसे ही नैंडी ने गुस्सा दिखाया, ही रिट्रीटेड टू हिज ओन पाइल ऑफ फूड. वो चुपचाप अपने प्लेट में जाके खाने लगा. फॉर नेक्स्ट हाफ एन आवर दे बोथ फेड कंटेंटेडली एट ऑपोजिट एंड्स ऑफ द केज. और फिर नेक्स्ट आधा घंटा तक दोनों जन केज के 2 ऑपोजिट कोने में अपना अपना प्लेट से खाना खा रहे थे. कोई डिस्टर्बेंस या लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ. That night, N Pongo, as usual, slept on his wooden shelf.
उस रात को एन पोंगो एज यूजुअल अपने वुडन शेल्फ के ऊपर सोया था, वाइल नैंदी लुकिंग लाइक अ थ्रॉटेड सफरगेट कर्ल्ड अप ऑन द फ्लोर। और नैंडी को ऐसा लग रहा था जैसे उसे शेल्फ नहीं दिया जा रहा है सोने के लिए, वो चुपचाप अपने फ्लोर पे सो गई थी। थ्रॉटल्ड सफरगेट का मतलब है, थ्रॉटल मतलब प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, एंड सफरगेट का मतलब है वुमन सिकिंग राइट टू वोट थ्रू ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट, यानी वुमन लोग को वोट करने का राइट नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो लोग ऑर्गेनाइज एक साथ होकर प्रोटेस्ट कर रही है। तो यहां पर इस कंपैरिजन का क्या मतलब है कि नंदी को ऐसा लग रहा है कि आई एम अ वुमन, इसीलिए मुझे शेल्फ नहीं दिया गया है सोने के लिए, और इसीलिए वो प्रोटेस्ट करना चाहती है कि जब एन पोंगो को शेल्फ दिया गया है सोने के लिए तो मुझे क्यों नहीं दिया गया है। ऑल थ्रू द फॉलोइंग डे दे हैड लिटिल जोस्ट विथ ईच अदर टू सी हु कुड ऑक्यूपाई व्हाट पोजीशन। और फिर नेक्स्ट डे पूरा दिन दोनों के बीच में छोटा छोटा कंपटीशन होता रहा, क्लोज कंपटीशन, ये देखने के लिए कि किसको क्या पोजीशन मिलना चाहिए। दे वेर वर्किंग आउट देयर ओन प्रोटोकॉल, दोनों जन अपना अपना कुछ नियम बना रहे थे। शुड नैंडी बी अलाउड टू स्विंग ऑन द रोप व्हेन एन पोंगो वाज सिटिंग ऑन द क्रॉस बीम। तो अब वो लोग जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि जब एन पोंगो क्रॉस बीम पे बैठा हो तो क्या नैंडी उस रोप में स्विंग कर सकती है कि नहीं, विल शी बी अलाउड टू स्विंग ऑन द रोप। Should N Pongo be allowed to pinch Nandy's carrots even though they were smaller than his own? दूसरा नियम बन रहा था कि नैंडी को छोटा कैरेट दिया गया है, एन पोंगो को बड़ा कैरेट दिया गया है, उसके बाद भी क्या एन पोंगो को परमिशन है कि वो नैंडी के कैरेट्स को जाके पिंच कर दे। इट हैड द चाइल्डिशनेस ऑफ जनरल इलेक्शन बट वेर 3 times इंटरेस्टिंग। बोला कि ये सब कुछ देख के बड़ा मज़ा आ रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था, बहुत बचपना जैसा फील हो रहा था। और देख जैसे जनरल इलेक्शन में वो लोग अपना अपना प्रोटोकॉल बनाते हैं, जो भी इलेक्शन में खड़े होते हैं, वैसे ये लोग अपना प्रोटोकॉल बना रहे थे। पर नैरेटर बोलता है कि ये चीज़ जो था ये जनरल इलेक्शन से ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, वो भी 3 times ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। However, by that evening, Nandi had achieved what amounted to votes for female gorillas। और बोल रहा है by the end of evening, Nandi ने अपना हक पा लिया था, और वो हक क्या था, शेल्फ पे सोने का। And both she and N Pongo shared the wooden shelf। और नेक्स्ट दिन रात को दोनों जन वुडन शेल्फ को शेयर करके सोए थे। Judging by the way N Pongo snuggled up to her, he was not at all averse to this invasion of his bedroom। यानी एन पोंगो जितना आराम से अपने वुडन शेल्फ में चुपचाप जाके कंफर्टेबली सो गया था और नैंडी को भी चुपचाप सोने दिया था, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि एन पोंगो को बिल्कुल बुरा नहीं लगा कि उसके वुडन शेल्फ को शेयर करने के लिए कोई आया है। It was obvious from the first that the marriage of the gorillas were going to be a success। बोला कि वो तो पहले से पता था कि इन दोनों का मैरिज सक्सेस होगा, पर कितना दिन लगेगा क्या लगेगा ये सब पता नहीं था। Although they were so different in character, और दूसरा चीज जो ध्यान देने का था कि दोनों का कैरेक्टर एक दूसरा से बिल्कुल अलग था। एक तरफ जहां नैंडी बहुत स्ट्रिक्ट, चुपचाप, शांत और ह्यूमन से दुश्मनी रखने वाली या ह्यूमन से ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखने वाली थी, वहाँ एन पोंगो ह्यूमन का बहुत अच्छा दोस्त था। तो दोनों के कैरेक्टर में बहुत डिफरेंस था, इसीलिए कुछ क्वेश्चन मार्क्स थे। ऑल्दो दे वर सो डिफरेंट इन कैरेक्टर, दे क्वाइट प्लेनली अडोर्ड ईच अदर। उन लोग का कैरेक्टर अलग था पर दोनों एक दूसरा को बहुत मानते थे। एन पोंगो वॉज द ग्रेट गिगलिंग क्लाउन ऑफ द पेयर, वाइल नैंडी वॉज मच क्वाइटर, मोर इंट्रोस्पेक्टिव एंड वॉचफुल। यानी हस्बैंड का अगर मैं बात करूं एन पोंगो का, तो वो बहुत फनी किस्म का इंसान तो नहीं बोलेंगे, फनी किस्म का गोरिल्ला था, हमेशा हंसता मुस्कुराता कूदता, यानी क्लाउन के जैसा था। और दूसरी तरफ जो नैंडी थी, शी वॉज मच क्वाइटर, इंट्रोस्पेक्टिव एंड वॉचफुल। एन पोंगोज बुलिंग एंड टीजिंग टू हर वॉज ऑल डन विदाउट एनी मैलिस एंड आउट ऑफ प्योर सेंस ऑफ फन। बोला कि एन पोंगो जो था उसको बुली करता था, उसको टीज करता था, पर ये सब कुछ वो बिना किसी गलत इंटेंशन के करता था, हंसी मजाक में करता था, वो उसको हार्म करने के लिए नहीं करता था।
एंड नैंडी सीम टू रियलाइज दिस, और धीरे धीरे नैंडी को भी ये बात समझ में आने लगा. ओकेजनली हाउएवर हिज गुड ह्यूमर टीजिंग वुड ड्राइव हर टू डिस्ट्रैक्शन. पर कभी कभी उसका हंसी मजाक और ये सब टीजिंग इतना ज़्यादा हो जाता था कि नैंडी डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी. इट मस्ट हैव बीन रैदर लाइक बीइंग मैरिड टू अ प्रोफेशनल प्रैक्टिकल जोकर. बोला कि नैंडी के लिए ऐसा था कि वो कोई प्रैक्टिकल प्रोफेशनल जोकर के साथ शादी की है और दिन भर उसे उसका ये जोकर वाला हरकत झेलना पड़ेगा. When she reached the limit of her endurance, she would lose her temper. पर हर इंसान का या हर जानवर का बर्दाश्त का एक लिमिट होता है. नैंडी का भी हंसी मजाक और इस तरह का बिहेवियर को झेलने का एक लिमिट था. जब वो अपना बर्दाश्त से बाहर हो जाती थी, when she reached the limit of her endurance, she would lose her temper. वो अपना पूरा टेम्पर लूज कर देती, and with flashing eyes and open mouth would chase him round the cage while he ran before her giggling hysterically. और वो उसको मारने के लिए दौड़ती और एन पोंगो खुशी खुशी आगे आगे दौड़ता, वो उसको मारने के लिए पीछे पीछे भागती और वो उसको पूरे केज में दौड़ाता और हंसते हंसते दौड़ाता. उसे मज़ा आता था जब नैंडी उसे मारने के लिए उसके पीछे पीछे आती तो वो उसको बड़ा मज़ा आता था. वो गिगलिंग होते होते हिस्टेरिकली मतलब वाइल्ड एंड अनकंट्रोल्ड लाफ्टर, वो वाइल्ड और अनकंट्रोल्ड लाफ्टर के जैसे हम लोग कोई छोटा बच्चा को कभी कभी गुदगुदी करते हैं तो वो एकदम हंसने लगता है, उसका कंट्रोल नहीं होता है, उसी तरह से वो भागता और वो पीछे पीछे भागती. इफ शी कॉट हिम, वैसे तो वो जल्दी से उसको पकड़ नहीं पाती थी, पर अगर कभी पकड़ ले, शी वुड बेलेबर हिम विथ हर फिस्ट वाइल एन पोंगो ले ऑन द ग्राउंड कर्ल्ड अप इन अ बॉल. वो उसको बड़ी मार मारती. शी वुड अटैक, बेलेबोर का मतलब है अटैक फिजिकली और वर्बली. बेलेबोर का मतलब तो वो उसको फिजिकली दुमदाम मारती और वो चुपचाप लेटे लेटे उसका मार खाता. ले ऑन द ग्राउंड कर्ल्ड अप इन अ बॉल. क्यों होता है ये चीज़? क्योंकि हम लोगों ने तो देख मतलब पहले ही पढ़ा है कि नैंडी का साइज वॉज ऑलमोस्ट 1/6 ऑफ एन पोंगोस. तो नैंडी उसके सामने फिजिकली कुछ भी नहीं थी, वो उसको मारती भी थी तो एन पोंगो को कोई फर्क नहीं पड़ता था. नैंडी माइट एज वेल हैव ट्राइड टू हर्ट द लंप ऑफ सीमेंट इन स्पाइट ऑफ हर स्ट्रेंथ. बोला कि नैंडी के पास इतना कम स्ट्रेंथ था कि वो उस ताकत से सीमेंट के जो बोरा है या सीमेंट का जो रखा हुआ कोई टुकड़ा है उसको मारने का भले ही कोशिश कर ले, पर एन पोंगो को मार के उसका खुद का टाइम वेस्ट था क्योंकि एन पोंगो को कुछ नहीं होता था. फॉर ही वुड जस्ट लाई देयर लाफिंग टू हिमसेल्फ, हिज आईज शाइनिंग विथ गुड ह्यूमर. वो चुपचाप मार खाते रहता और हंसते रहता कि जितना मारना है मार ले, मेरे को तो कुछ नहीं हो रहा. ठीक है. As soon as she was tired of trying to make some impression on his muscular body, Nandi would stalk off to another end of the cage. तो जब वो खुद ही मार मार के थक जाती और देखती कि इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नंदी चुपचाप धीरे धीरे जाके दूसरे कोना में जाके बैठ जाती. एंड एन पोंगो वुड सिट अप, और फिर वो मार खाने के बाद बैठता, ब्रश द सॉ डस्ट फ्रॉम हिमसेल्फ, अपने बॉडी से सॉ डस्ट को ब्रश ऑफ करता, एंड बीट अ रैपिड टैटू ऑफ ट्रिम्फ ऑन हिज ब्रेस्ट एंड स्टोमक, और फिर अपने हाथ से अपने चेस्ट पे मार के दिखाता कि देखो मैं जीत गया, तुम इतना मार के भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई. देन ही वुड सिट विथ हिज आर्म्स फोल्डेड, हिज आईज ग्लिटरिंग, वर्किंग आउट सम अदर ट्रिक टू अनॉय हिज वाइफ. और फिर वो ढूंढता कि और कोई ऐसा बदमाशी करूं जिससे अपनी वाइफ को और तंग करूं. ठीक है. टू हैव acquired such a pair of rare and valuable animal was I considered something of an achievement. और फिर जब नैरेटर देखता इन दोनों को और इतने रेयर एनिमल्स को तो उसे लगता कि मैंने कुछ बड़ा अचीव किया है. बट नाउ आई डिस्कवर्ड वी वेर टू लिव इन अ कॉन्स्टेंट स्टेयर ऑफ एंग्जाइटी ओवर देयर हेल्थ एंड वेलबींग. पर अब धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे, नैरेटर रियलाइज़ करने लगा कि जब तक वो छोटे थे बीमारी का खतरा कम था, तब तक एवरीथिंग वाज फन. पर अब जैसे जैसे उनका एज बढ़ रहा है, नैरेटर लोगों के लिए एक टेंशन का बात हो रहा है कि उनको सारा दिन उनके तबीयत के बारे में चिंता होने लगती है. ठीक है. We were to live in constant state of anxiety over their health and well-being. Every time one of them got sawdust up his nose and sneezed, we viewed this with alarm and despondency.
बोला कि दोनों जन सॉडस्ट तो वहीं पर बिछा हुआ ही था केज में, कभी भी सॉडस्ट जब उनके नाक में चला जाता तो ऑब्वियसली दे विल स्नीज। पर नरेटर बोल रहे हैं हम लोग को इतना टेंशन हो जाता था कि हम लोग को लगता था अरे ये स्नीज क्यों कर दिया, कहीं कोई बीमारी तो नहीं हो गया, यानी एक छोटा सा स्नीज भी हम लोग को बहुत टेंशन में ला देता था। एंड वी व्यूड दिस विथ अलार्म एंड डिस्पोंडेंसी। वॉज दिस अ प्रेल्यूड टू निमोनिया और समथिंग वर्स? और हमें ऐसा लगने लगता अरे अरे छींक आ गया है लोग को, कहीं निमोनिया तो नहीं होने वाला है, या उससे भी बड़ा तो कोई बीमारी नहीं होने वाला है। मतलब एक छोटा इंसिडेंट उनको डरा देता था। द फंक्शनिंग ऑफ देयर बावल्स बिकेम अ डेली टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन। उनका बावल्स ठीक से फंक्शन कर रहा है कि नहीं, वो हमारे टॉपिक का, डेली कन्वर्सेशन का ये मेन टॉपिक होता था। I had installed a magnificent communication apparatus in the zoo. For small though it was, it could take a considerable length of time to locate the person required at the moment you wanted him. बोला कि मैंने कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग जगह पे स्पीकर और साउंड बॉक्स लगा रखे थे। वैसे तो मेरा जू बहुत छोटा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, बट स्टिल जब हमें किसी इंसान की या कोई आदमी की ज़रूरत होती थी तो उसे ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता था, इसीलिए मैंने वो ऑपरेटस लगाया था। सो एट वेरियस साइलेंट पॉइंट्स थ्रू आउट द ग्राउंड्स स्मॉल ब्लैक बॉक्स वेर स्क्रूड टू द वॉल्स थ्रू विच द स्टाफ कुड स्पीक विद द मेन ऑफिस एंड वाइस वर्सा। जहाँ पर स्टाफ मेन ऑफिस के साथ रेगुलर बेसिस पे कम्युनिकेट कर सकता था। वन ऑफ दीज बॉक्सेज वेर ऑल्सो इंस्टॉल्ड इन आवर फ्लैट। और एक ऐसा ही बॉक्स मैंने अपने घर पे लगा रखा था, सो दैट आई कुड बी अप्रेज्ड ऑफ वॉट वॉज गोइंग ऑन एंड बी वॉन्ड शुड एनी क्राइसिस अराइज, ताकि मैं मोमेंट टू मोमेंट हर समय पता लगा सकूं कि जू में क्या हो रहा है, और एट द सेम टाइम अगर कोई क्राइसिस आए तो मुझे तुरंत इंफॉर्मेशन मिल जाए। द ओकेजन when I had doubt as to the wisdom of this system was the day when we were entertaining some people we did not know very well। बोला एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि ये सिस्टम खराब हो गया है, और उस दिन मैं जू नहीं जा पाया था बिकॉज आई वॉज बिजी इन एंटरटेनिंग सम पीपल वी डिड नॉट नो वेरी वेल। और ऐसे मेरे मेहमान मेरे घर पे आ गए थे जिनको मैं ठीक से जानता भी नहीं था। इन द मिडल ऑफ वन ऑफ दोज एरोडाइट एंड फ्यूटाइल कन्वर्सेशन वन हैज़ टू इंडल्ज इन। बोला कि जब ऐसे अननोन कोई गेस्ट आ जाते हैं तो वो लोग कोई बड़ा बड़ा चर्चा करते हैं जो फ्यूटाइल होता है, जो मेरे किसी काम का नहीं था। एरोडाइट का मतलब होता है शोइंग ग्रेट नॉलेज और लर्निंग। वो लोग ऐसा ऐसा बात कर रहे थे जैसे वो लोग कितने नॉलेजेबल है, और होंगे भी नॉलेजेबल, बट उससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, वो मेरे फील्ड से बाहर की बातें थी। तो मेरे लिए ये सारे फ्यूटाइल कन्वर्सेशन थे, और वो मुझे मजबूरी में इंटर करने पड़े क्योंकि वो मेरे घर में गेस्ट थे तो उनके साथ बात करना ज़रूरी था। द ब्लैक बॉक्स ऑन द बुक केस गेव अ वार्निंग क्रैकल। तो ब्लैक बॉक्स जो मेरे बुक केस के ऊपर लगा हुआ था उसने वार्निंग क्रैकल दिया। एंड बिफोर आई कुड लीप अप टू स्विच इट ऑफ, और इससे पहले कि मैं उसे स्विच ऑफ कर पाता, अ स्क्रूफुलल एंड डिसएम्बॉडीड वॉइस सेड। स्क्रूफुलल का मतलब है ग्लूमी, एंड डिसएम्बॉडीड का मतलब है लैकिंग एनी फिजिकल सोर्स। मतलब मशीन के अंदर का खुद का आवाज़, किसी इंसान का आवाज़ नहीं था, वो मशीन के अंदर का ही खुद का खराब होने का आवाज़ था। मिस्टर ड्यूरेल द गोरिल्लाज हैव गॉट डायरिया अगेन। और वहाँ से ऐसा आवाज़ आया, मिस्टर ड्यूरेल गोरिल्लाज को दोबारा से डायरिया हो गया है। आई नो ऑफ नो इक्वल टू दिस रिमार्क फॉर पुटिंग अ ब्लाइट ऑन अ पार्टी। बोला कि और मुझे नहीं पता था कि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या न्यूज़ मिल सकता था मुझे उस पार्टी को एंड करने का। पार्टी को एंड करने का मतलब कि जो पार्टी मैं उस गेस्ट के साथ कर रहा था, बातचीत कर रहा था, पूरा स्टॉप करना पड़ा क्योंकि ये मेरे लिए बहुत सीरियस मैटर था। हावेवर एन पोंगो एंड नंदी वेयर ग्रू अपेस, बट ये कोई बहुत ज़्यादा मैटर ये टना नहीं क्योंकि उनका बीमारी ठीक हो गया। एन पोंगो और नंदी ग्रू अपेस एंड टू आवर रिलीफ डेवलप्ड नन ऑफ द डिजीज दैट वी फियर्ड दे माइट कॉन्ट्रैक्ट। और फिर हम लोग को मन में कैसा कैसा डर लग रहा था, डायरिया हो जाएगा तो, निमोनिया हो जाएगा तो, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। भगवान की दया से दोनों जन हेल्दी थे और वो हेल्दी कंडीशन में बड़े हुए और उनको ऐसा कोई भी बीमारी नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पैराग्राफ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द ऑडियो। मिलते हैं हमारे न्यू सेशन में।